दोस्तों ज्यादातर लोग पंछी की तरह पिंजरे में रहते हैं। पिंजरे का दरवाजा तो खुला है, लेकिन वो पिंजरे में ही इतने व्यस्त हैं कि कोई और संभावना उन्हें दिखती ही नहीं है। अपने विचारों से लाखों की जिंदगी बदलने वाले सद्गुरु को बोलते हुए जो भी सुनता है तो उन्हें और भी सुनने की चाह रखता है। उन्होंने अपनी ईशा फाउंडेशन से पता नहीं कितने लोगों की जिंदगियों को बदला है। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आप सद्गुरु को जानते ही होंगे। और अगर आप नहीं जानते तो हम आपको बता दें कि सद्गुरु एक योगी और पब्लिक स्पीकर है, जिनको बोलते हुए लोग सुनने के लिए बहुत दूर से आते हैं। उन्होंने एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ईशा फाउंडेशन की भी स्थापना करी, जो पूरे विश्व में योगा को प्रमोट करती है। दोस्तों आज की इस लाइफस्टाइल वीडियो में हम बात करेंगे सद्गुरु की, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप सद्गुरु के फैन हैं तो इस वीडियो को दो लाइक। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जग्गी वासुदेव का जन्म 3 सितंबर 1957 को कर्नाटक के मैसूर शहर में हुआ था। जग्गी अपने 4 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। उनके पिता इंडियन रेलवेज के लिए काम करते थे और इसी कारण वो अलग अलग जगहों पर शिफ्ट होते रहते थे। वो बचपन से बहुत अलग सोच रखते थे। ये अगर किसी चीज को देखते थे तो देखते ही रह जाते थे और उसी के बारे में सोचते रहते थे। उनकी कंसंट्रेशन पावर इतनी ज्यादा थी कि उनके पिता को चिंता होने लगी कि उनका बेटा एक ही चीज को इतना घूरता क्यों रहता है। बहुत छोटी सी उम्र से उन्होंने खुद से सवाल करना शुरू कर दिए थे, जिनके जवाब किसी को नहीं पता थे। जैसे कि कोई अगर उन्हें पानी देता तो वो उस पानी को देखते ही रहते, ये सोचते हुए कि पानी आखिर है क्या चीज। उन्हें ये तो पता था कि पानी का इस्तेमाल किस लिए होता है और कैसे होता है, पर उन्हें ये नहीं पता था कि पानी है क्या। उनके पिता को ये लगने लगा कि उनके बेटे को किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखाना चाहिए। वो बहुत शांत रहते थे। उनके हिसाब से अगर उन्हें पता नहीं है तो उन्हें ज्यादा बोलना भी नहीं चाहिए। जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ने लगी, उनके अंदर के सवाल और ज्यादा बढ़ने लगे। ये जब 10 वर्ष के थे तो एक योगी ने उन्हें योगा से इंट्रोड्यूस करवाया और उसके बाद से उन्होंने हर रोज योगा करा। इससे उनके मन को काफी शांति मिलती थी। जब वो 14 वर्ष के हुए तो उन्होंने मैसूर के क्लाइंबिंग क्लब को ज्वाइन करा। उसी समय उन्होंने एक आर्मी कॉलोनियल कुमार के बारे में सुना, जो कई माउंटेन्स को क्लाइंब किया करते थे और मैसूर में काफी लोकप्रिय भी थे। सद्गुरु ने उन्हीं की क्लाइंबिंग से प्रभावित होकर आर्मी ज्वाइन करने का फैसला करा था। उन्होंने आर्मी का रिटन एग्जाम तो दिया था, लेकिन प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं देने गए। वो वापस घर आए और उन्हें एहसास हुआ कि अगर उन्हें अपने सवालों का जवाब चाहिए तो उन्हें ट्रैवल करना होगा। उन्होंने पूरा साउथ इंडिया ट्रैवल करा। पहले साइकिल पर घूमा करते थे, फिर बाद में इसके लिए इन्होंने मोटरसाइकिल ले ली। उन्होंने अगले 5 सालों तक पूरे इंडिया को देखा और इस तरीके से देखा जैसे कि बहुत कम लोगों ने देखा होगा। वो किसी भी ठिकाने पर रुक जाते थे, किसी भी गांव में चले जाते थे। उन्हें जितनी खुशी और शांति ट्रैवल से मिलती थी, इतनी उन्हें किसी और से नहीं मिलती थी। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इनके कैरियर के बारे में। भारत घूमने के बाद इन्हें एहसास हुआ कि अगर उन्हें और ज्यादा घूमना है तो उन्हें पैसों की जरूरत पड़ेगी। तो इसीलिए वो वापस अपने होम टाउन आए और उन्होंने बिजनेस शुरू कर दिया। बिजनेस बहुत कम समय में काफी सफल रहा और उन्होंने बहुत अच्छे पैसे भी कमाए। जग्गी चाहते थे कि जल्दी से पैसे कमा के वो वापस अपने सफर पर निकल जाएं, पर वो ना चाहते भी अपने काम में और बिजी होते जा रहे थे। उनके आसपास के लोग उनसे बहुत खुश थे, पर वो खुद में अधूरा महसूस करने लगे थे। अब वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो उनके हिसाब से वो बिजनेस के 6 साल उनके लिए काफी वेस्टेड समय रहा है। पर फिर उनकी जिंदगी में एक बड़ा मोड़ आया। मैसूर में एक बहुत ही लोकप्रिय पहाड़ी है जिसका नाम है चुमंदी हिल। उन्हें एक दिन अपनी मीटिंग्स के बीच में 1 घंटे का फ्री टाइम मिला, तो उन्होंने इस 1 घंटे में चामुंडी हिल पर घूमने का सोचा। वो उस पहाड़ी पर गए और एक बड़े से पत्थर पर जाकर बैठ गए। वो वहाँ पर योगिक पोजीशन में बैठ गए और उन्हीं क्षणों में उन्हें असाधारण एहसास हुआ। उन्होंने बाद में इस एहसास के बारे में बताया कि उस समय तक मुझे पता था कि ये मैं हूँ या कोई और जिंदगी में पहली बार मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कौन हूँ और कौन नहीं हूँ, और मुझे लगा हर जगह जो भी है वो मैं ही हूँ। जिस पत्थर पर वो बैठे थे, जो हवा वो ले रहे थे, वो सब वही हैं। मुझे लगा कि ये फीलिंग बस कुछ ही मिनट्स के लिए थी, पर जब मैंने बाद में समय देखा तो मुझे पता लगा कि मुझे यहाँ बैठे हुए 4 घंटे हो गए हैं और उनकी कमीज आंसुओं से भीग चुकी थी। ये उनके लिए बहुत ही इमोशनल एक्सपीरियंस था। उन्होंने इस एक्सपीरियंस के बारे में अपने दोस्तों को बताया, पर किसी ने उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि किसी को भी इसका जवाब नहीं पता था। पर जग्गी वासुदेव जानते थे जो उन्हें मिला है वो किसी सोने की खान से कम नहीं है और वो किसी भी कीमत पे इसको वेस्ट नहीं जाने देंगे। इस दिन ने उनकी जिंदगी के नजरिए को पूरी तरह से बदल दिया था। इसके 6 हफ्तों के बाद उन्होंने अपना बिजनेस अपने दोस्तों को दे दिया और सब कुछ छोड़कर एक नए सफर पर निकल गए। वो अपने सवालों के जवाब चाहते थे और उन्होंने इसी के बाद दूसरों को योगा
योगा सिखाना भी शुरू कर दिया। उन्होंने 1983 में अपनी पहली योगा क्लास रखी और इसके बाद उन्होंने हैदराबाद और कर्नाटका के अलग अलग जगहों पर जाकर योगा सिखाया। उन्हें ऐसे जितने भी पैसे मिलते थे वो सारे पैसे चैरिटी में दान कर देते थे और कुछ ही वर्षों में वो पूरी दुनिया में योगा सिखाने लगे। उन दिनों के बाद वो कभी नहीं रुके। 2018 तक करीब 60 करोड़ लोगों ने उनका योगा कैंप का हिस्सा लिया है। उनके टॉक सेशन हाल ही में यूट्यूब के जरिए बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय हुए हैं। उनकी फाउंडेशन ने 2017 में 112 फुट आदि योगी के स्टैचू की भी ओपनिंग सेरेमनी की थी। आदि योगी शिवा का ही एक रूप है जिन्होंने इंसानों को योगा से पहली बार परिचित करवाया था। उसे यही सफर था जिसे जग्गी वासुदेव सदगुरु बने। उनकी जिंदगी से जुड़ी हुई एक कंट्रोवर्सी भी है। उनके इन-लॉज ने उनके ऊपर इल्जाम लगाया था कि सदगुरु ने अपनी पत्नी की हत्या की है, लेकिन उसका तो कोई तल्ख सबूत नहीं मिला। सदगुरु का कहना है कि उनकी पत्नी ने अपने शरीर को खुद ही आग लगाई थी। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इनकी फिलैंथ्रोपी के बारे में। दोस्तों सदगुरु को योगा से जितने पैसे मिलते थे वो सारे चैरिटी के लिए वे दान कर देते थे। इसी स्ट्रक्चर पर उनकी ईशा फाउंडेशन की नींव भी रखी जानी थी। उन्होंने करीब 10 सालों बाद 1993 में ईशा फाउंडेशन की स्थापना करी। ईशा फाउंडेशन एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है जो दुनिया भर में योगा को प्रमोट करती है अपने वॉलंटियर्स के जरिए। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इनकी इनकम के बारे में। सदगुरु की इनकम का सोर्स सिर्फ और सिर्फ उनकी ईशा फाउंडेशन है, जहां वो सालाना 3 से 4 मिलियन US$ तक कमा लेते हैं, जो कि रुपीस के हिसाब से बनते हैं 40 से 50 करोड़ रुपए। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इनकी नेटवर्थ के बारे में। दोस्तों इस समय सदगुरु की नेटवर्थ है 25 मिलियन US$, जो कि रुपीस के हिसाब से बनते हैं 250 करोड़ रुपए। अब चलिए दोस्तों आपको मिलवाते हैं इनके परिवार से। सदगुरु के पिता का नाम बीवी वासुदेव था। इनकी मां का नाम सुशीला वासुदेव था। सदगुरु के 2 भाई और 2 बहनें हैं। इनकी पत्नी का नाम विजया कुमारी था, जिनकी डेथ 1984 में हुई। अब चलिए दोस्तों आपको इनका घर दिखाते हैं। दोस्तों सदगुरु का अपना कोई पर्सनल घर नहीं, वे अपनी ही फाउंडेशन में रहते हैं और इनकी फाउंडेशन की पिक्चर्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इनकी कार्स कलेक्शन के बारे में। सदगुरु के पास एक मर्सिडीज बेंज जी क्लास है जिसकी कीमत है लगभग 2.5 करोड़ रुपए। इसके अलावा इनके पास एक 1000 bhp टोयोटा सियान भी है जिसकी कीमत है 40 लाख रुपए। तो दोस्तों ये थी सदगुरु की लाइफस्टाइल वीडियो। अगर आप सदगुरु के फैन है तो इस वीडियो को दो लाइक और साथ ही साथ शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, और हमें कमेंट करके बताओ कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं आप।